सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं भी आप सब लोग? निश्चित रूप से बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक बहुत शानदार रणनीति के साथ, एक बहुत शानदार स्ट्रेटेजी के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे, अपने समय का बहुत सही उपयोग कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के साथ एक और डाउट सेशन के आज का जो डाउट सेशन है ये 28वां डाउट सेशन है। इससे पहले हम 27 डाउट सेशंस कर चुके हैं। क्या करते हैं हम इन डाउट सेशंस में? इन डाउट सेशंस में हम किसी भी एक टॉपिक को लेते हैं और उस टॉपिक के पुराने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस पीवाईक्यूज लेते हैं और फिर उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस के नेचर और उनके लेवल को समझने की कोशिश करते हैं। आज का ये जो सेशन है, इस सेशन में हम प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। प्रेपोजिशन के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स आरपीएससी स्कूल लेक्चर, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड, रिट मेंस के ऑनलाइन कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें, वे कैंडिडेट्स प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। ये 28वां सेशन है और आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन आप सब लोग के पूरे मन से, पूरे मनोयोग के साथ क्वेश्चंस का आंसर करें, ये मानते हुए क्वेश्चन का आंसर करें कि मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में सोल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन को पढ़िएगा। रमेश इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु बॉस्ट हिज अचीवमेंट्स। और ऑप्शंस आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है ऑफ, ये ऑप्शन है। दूसरा अबाउट, तीसरा ऑप्शन है फॉर और चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। जब आप प्रेपोजिशन पढ़ रहे होते हैं तो उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन के पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रेपोजिशन है उनको ठीक ढंग से तैयार करना चाहिए ताकि एग्जाम में जब वो पूछे जाएं तो आप आसानी से आंसर कर दें। यहां एक वर्ड है बॉस्ट, और बॉस्ट का मतलब होता है सेखी बघारना, अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के कहना। क्या कहलाता है? बॉस्ट कहलाता है। और बॉस्ट के बाद दो प्रकार की प्रेपोजिशन प्रयोग की जाती हैं। सामान्यतया बॉस्ट के साथ बी ओ एस टी, बॉस्ट के साथ ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतया जब आप देखेंगे तो ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अक्सर ऑप्शन में भी ऑफ दिया होता है। ये सही आंसर है। कैसे? देखो, ही he always he always boasts of his knowledge। वो हमेशा अपने नॉलेज की क्या करता है? सेखी भगाड़ता है। बॉस्ट ऑफ, बॉस्ट के बाद में एक वर्ड और यूज किया जा सकता है अबाउट। क्या यूज किया जा सकता है? अबाउट। दोनों के दोनों प्रेपोजिशन बिल्कुल ठीक रहते हैं। ही इज ऑलवेज बोस्टिंग ऑफ अबाउट हिज वेल्थ। सी इज लिख देते हैं। ऑलवेज सी इज ऑलवेज बोस्टिंग is always boasting about her wealth। कई बच्चों को यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा कि सर ऑलवेज है। देखो, ये तो आपने समझ ही लिया कि बॉस्ट के साथ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। या तो ऑफ का प्रयोग करना चाहिए, ऑफ सही प्रोनाउंसिएशन है, या फिर किसका प्रयोग करना चाहिए? अबाउट का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर है? तो हमने यहां क्या करके दिखाया आप लोगों को? ऑफ, और यहां आपको अबाउट हो गया। ये बात समझ में आ गई? अब देखिएगा, आप कहेंगे सर यहां आपने ऑलवेज एडवर्ब यूज किया है और ये जो बॉस्ट है ये आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा है। किसमें लिखा है अभी? प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा। देखो, जो बच्चे हमें ठीक से जानते हैं, जो रेगुलर क्लास लेते हैं, वो जानते हैं कि हम
इंटीग्रेटेड अप्रोच से पढ़ाते हैं, यानी अभी आपको प्रेपोजिशन पढ़ाए जा रहे हैं और यदि प्रेपोजिशन पढ़ाते समय अन्य किसी टॉपिक की कोई भी एग्जाम ओरिएंटेड बात सामने आई तो हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच कहते हैं। आपको भी मेरा ये सजेशन है कि आप भी इसी अप्रोच से पढ़ें ताकि आपकी चीजें जो भी एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो आपकी सारी क्लियर होती रहें। और यहां भी ऑलवेज है और यहां हमने टेंस यूज कर दिया इज प्लस आईएनजी, यानी कौन सा टेंस यूज कर दिया बेटा? यहां हमने टेंस यूज कर दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या ये ठीक है यहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करना, या फिर यहां भी क्या यूज किया जाना चाहिए था? प्रेजेंट सिंपल यूज किया जाना चाहिए था, बताओ भाई। हाँ ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी ठीक है। जब आप किसी की कंप्लेन करते हैं, जब आप किसी से इरिटेट हो जाते हैं और उस समय जब आप कहते हैं कि यार ये तो हमेशा ऐसे ही करता रहता है, he is always complaining, he is always he is always complaining, he is always complaining of her his he is always complaining of his parents, he is always criticizing his neighbors, always he is always criticizing he is always criticizing his neighbors। बस ये दोनों सेंटेंस देखिएगा, ये दोनों सेंटेंस क्या हैं? आप किसी आदमी से थोड़े से परेशान हैं, आप किसी आदमी से थोड़े इरिटेट हैं, तब कह रहे हैं कि यार वो हमेशा अपने पेरेंट्स की कंप्लेन करता रहता है कि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं। वो हमेशा अपने नेबर्स को क्रिटिसाइज करता रहता है, उनकी आलोचना करता रहता है। ऐसी स्थिति में ऑलवेज के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या आप समझ गए ये बात? यहां हमने ऑलवेज लिखा, ये कौन सा टेंस है? ये उसकी आदत बताता है। ही इज ऑलवेज, ये देखो यहां, ये ऑलवेज, ये उसकी आदत बताए। ही ऑलवेज बॉस्ट ऑफ हिज नॉलेज, ये उसका नेचर है। हमने किस में लिख दिया? प्रेजेंट सिंपल में। और ये हमने यहां किस में लिखा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। क्लियर हो गई बात भाई? पढ़ क्या रहे थे हम ये पढ़ रहे थे कि बॉस्ट जो वर्ब है उसके बाद ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाना चाहिए, या फिर किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? अबाउट का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है? ठीक है। ऑफ का तो आप में से कई बच्चों को पता होगा, अबाउट का ध्यान नहीं होगा, तो आज से आप किसका ध्यान कर लेंगे? अबाउट का भी ध्यान कर लेंगे। चलो थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। एक वर्ब और है BRAG, ब्रैग। BRAG, ब्रैग। ब्रैग जो वर्ब है इसका मतलब भी होता है टू बॉस्ट, BOAST। यानी कई बार सिनोनिम पूछा जाता है, यानी सिमिलियर वर्ड पूछा जाता है बॉस्ट का। और बॉस्ट का सिमिलियर वर्ड जो होता है वो क्या होता है? ब्रैग होता है। ब्रैग का मतलब भी होता है सेखी बगारना। और इसके साथ भी, ब्रैग के साथ भी कौन सा फिक्स प्रपोजिशन आता है? ऑव एंड अबाउट। क्या आता है बेटा? ऑव एंड अबाउट आता है। तो हमने क्या देख लिया यहां? हमने एक तो ये देख लिया कि बॉस्ट जो है उसका सिमिलियर वर्ड कौन सा है? वो है BRAG, ब्रैग। लिख लें, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। जब आप पुराने पेपर सोल्व करेंगे, किसी भी स्टेट में आए हुए पुराने पेपर्स आप देखेंगे तो आपको ये अंदाज हो जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस कहां पूछे हुए हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस सोल्व किए हैं। किसी भी स्टेट का कोई भी पेपर होता है तो मैं तुरंत कोशिश करता हूं कि उसको देखूं कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं और फिर उसी ढंग के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊं, ताकि जब आपका पेपर हो, आपका एग्जाम हो, तो आप उसको ठीक तरीके से कर लें। ये एंटोनिम सिनोनिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ब्रेक का मतलब क्या है? बॉस्ट है, और इसके साथ भी कौन सी प्रीपोजिशन आती है? ऑफ या फिर अबाउट आता है। सी ब्रैग्स ऑफ हर ब्यूटी, सी ब्रैग्स अबाउट हर ब्यूटी, वो अपनी सुंदरता की सेखी बगाड़ती है। ठीक है भाई, ये भी हो गया। चलो, ये तो था प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन।
अब हम इसमें और कौन कौन सी चीजें हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। देखिएगा भाई, इसमें एक वर्ड है काइंड, दिख रहा है आप लोगों को? इसमें एक वर्ड काइंड है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि काइंड जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। आपको बताना ये है कि काइंड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। आंसर करेंगे भी सबके सब स्टूडेंट, और थोड़ा सोच समझ के लिखेंगे क्योंकि अच्छा सेंटेंस बनेगा इससे, जो अभी सेंटेंस बनाने वाले हैं हम। काइंड प्रकार से, वी हैव द सेम काइंड ऑफ कार, वी हैव द सेम काइंड ऑफ कार, हमारे पास बिल्कुल इसी तरह की कार है। द टीचर आस्क्ड मी सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, द टीचर आस्क्ड मी, द टीचर, जो भी नया एग्जाम्पल आपको लगे, जो आपको हमने नोट्स में नहीं लिखवाया था, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो चेंज होते रहते हैं। जब भी हम नई क्लास करेंगे तो आपको लगेगा कि सर नए नए एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, तो होता भी है, स्वाभाविक है। तो आप उन एग्जाम्पल्स को नोट कर लें और बाद में उनको अपने नोट्स में ऐड भी कर लें, ताकि एग्जाम के दिन उनका क्या हो सके, रिवीजन हो सके। द टीचर आस्क्ड मी, द टीचर आस्क्ड मी द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, द सेम काइंड of question. The teacher asked me same kind of question. I do not accept such kind of money. I do not accept such kind of money. मुझे इस प्रकार का पैसा नहीं चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे जो भी पैसा चाहिए वो दुआओं के साथ चाहिए। पैसा तो सब कमाते हैं, पैसा सभी को चाहिए, कमाना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन वो जो पैसा आ रहा है आपके पास, वो दुआओं के साथ आना चाहिए। जिससे आप पैसे ले रहे हो वो पैसे के साथ साथ आपको दुआ भी दे कि हे भगवान, इनका भगवान भला करे, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा कंटेंट दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया, इसलिए भगवान इनका क्या करे, भला करे। तो मुझे ऐसा ही पैसा चाहिए। आई डोंट एक्सेप्ट सच टाइप ऑफ मनी। मुझे उस प्रकार का पैसा नहीं चाहिए जो बद्दुआओं के साथ आता हो, दैट कम्स विद बैड विशेस। ठीक है, तो ये सेंटेंस था। एक और देखें, ही इज ए वेरी काइंड पर्सन, ही इज ए वेरी काइंड पर्सन। ये चार सेंटेंस मैंने आपको लिख दिया है और चारों में किसका प्रयोग है, काइंड शब्द का प्रयोग किया हुआ है। आपको बताना है कि इन चारों में काइंड कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में यूज हुआ है। पहला देखिएगा, वी हैव द सेम काइंड ऑफ कार। यहां जो काइंड है ये नाउन है। क्या है भाई, ये नाउन है। इसी प्रकार की हमारे पास भी इसी प्रकार की कार है। यहां जो काइंड है ये टाइप का अर्थ दे रहा है। इसका अर्थ दे रहा है, ये टाइप का अर्थ दे रहा है, जिसको आप लोग क्या कह सकते हैं, प्रकार कह सकते हैं। हमारे पास इसी प्रकार की कार है। काइंड जो वर्ड यहां है ये नाउन है। ठीक है, अभी समझ में आ गई। और उससे पहले सेम जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है, जो इस नाउन के साथ आया हुआ है। समझ में आ गई बात भी। दूसरा देखिए, द टीचर आस्क्ड मी द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। इसमें भी वही बात है, काइंड जो है वो इसमें भी क्या है, नाउन है, और इसमें भी नाउन है। सच टाइप या सच काइंड, इसमें भी क्या है, नाउन है। जब काइंड का प्रयोग के प्रकार के अर्थ में किया जाए, काइंड्स ऑफ टेंसेस, टेंस के प्रकार, तो वहां काइंड शब्द का प्रयोग के नाउन के अर्थ में किया जाता है। किस अर्थ में किया जाता है बेटा, नाउन के अर्थ में। इस सेंटेंस को देखिएगा, ही इज अ वेरी काइंड पर्सन। यहां जो पर्सन है वो तो नाउन है, यहां पर्सन जो है वो तो नाउन है, और काइंड जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। काइंड क्या है बेटा, यहां एडजेक्टिव है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये, काइंड वर्ड को लेकर अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। कोई एक सेंटेंस दे सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द वर्ड काइंड एज एडजेक्टिव। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, या फिर कैसे भी करके पूछें। आपको जो जानना था वो ये जानना था कि इस सेंटेंस में काइंड वर्ड जो है वो क्या है,
नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आपकी पकड़ बहुत शानदार होनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, आर्टिकल्स पे, डिटरमिनर्स पे, एसपीओसी पे और प्रेपोजिशन पे, ये 4-5 टॉपिक हैं जिन पे आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए ताकि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आए। टेंस पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आप जानते हैं कि इससे पहले जो 3 डाउट सेशन हुए थे वो तीनों के तीनों टेंस पे थे। उससे पहले जो डाउट सेशन हुए थे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे खूब सारे डाउट सेशन किए हमने, डिटरमिनर्स पे खूब सारे किए। तो जो बच्चा आज पहली बार है जो देख रहा है तो वो उन डाउट सेशंस को भी देख ले यदि उसको आवश्यक लगे तो। ठीक है अभी हो गया ये इसमें क्लियर है? अचीवमेंट्स क्या है, नाउन है। और कोई क्वेश्चन इसमें पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं भाई, अदरवाइज हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। माई सिस्टर वॉज क्विकली क्योर्ड आर कॉल्ड। क्योर, क्योर, CURE, ये वर्ड है आपके पास। वर्ड जो है वो आपके पास ये है। अब आपको यहां प्रेपोजिशन यूज करनी है और इसमें जो दिक्कत होती है वो ये होती है, कई बच्चों को इसमें दिक्कत आ जाती है। क्या दिक्कत आ जाती है देखिएगा, क्योर जो वर्ड है ये एक तो वर्ब के रूप में यूज होता है। ध्यान से समझेंगे भी, पूरा मन लगा के देखेंगे और पूरे मन से समझेंगे, कुछ स्किप नहीं करेंगे। यानी 1 मिनट की क्लास भी इधर उधर नहीं जानी चाहिए। आप पे शुरू से लेके अंत तक देखें, बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। क्योर जो है ये वर्ब है और क्योर जो है वो नाउन के रूप में भी यूज हो। क्योर जो वर्ब है वो वर्ब के रूप में भी और नाउन के रूप में भी। ठीक है, मैं सेंटेंस लिखता हूं फिर आप अपने आप इसका आंसर कर देंगे। द डॉक्टर, the doctor managed to cure her dash 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 her illness, her illness। ठीक है, हर इलनेस ऐसा और लिख। ठीक है, एक सेंटेंस तो ये है। दूसरा और लिखिएगा, देयर इज नो क्योर दिस डिजीज या इलनेस। तीसरा सेंटेंस लिखिएगा, दिस डिजीज कैन बी क्योर्ड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स। 3 सेंटेंस आपके पास हैं और तीनों का आंसर आप लोगों को करना है। एक बार सेंटेंस वापस से देख लो। द डॉक्टर मैनेज टू क्योर हर हर इलनेस। डॉक्टर ने मैनेज किया उसको स्वस्थ करने का उसकी बीमारी से। इस सेंटेंस में जो वर्ड क्योर है ये वर्ब है। ये क्या है बेटा, ये वर्ब है, क्रिया है। ठीक है, टू के बाद में आई हुई है टू इन्फिनिटिव है। जब क्योर वर्ड को वर्ब के रूप में यूज किया जाए तो उसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग करना चाहिए, यानी ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इस सेंटेंस को पूछते हैं क्योंकि ये सारे के सारे सेंटेंस हमारी वीनस ग्रामर में है। ये जो अभी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ये अपनी जो वीनस बुक है, आप लोगों को दिखा देता हूं। वीनस बुक के ये पेज नंबर है। वीनस बुक जिसके पास है वो देख सकता है। ये प्रेपोजिशन के दूसरे पार्ट का तीसरा सेट है, पेज नंबर 179 से। और पहले 15 क्वेश्चन हैं ये। अभी जो आज हम ले रहे हैं ये पहले 15 क्वेश्चंस हैं, यानी सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिल जाएंगे और आप इसकी ठीक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई बच्चे जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो फिर वो पूछते हैं कि सर इसका आंसर ये कैसे हुआ, इसका आंसर ये कैसे हुआ। तो वे जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं उनके आंसर्स मैं आप लोगों को यहां करवा रहा हूं और उसके साथ और भी कई चीजें ऐड करके बता रहे हैं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अभी क्या कॉन्सेप्ट क्लियर किया अभी हमने, बताओ एक बार। अभी क्या कहा हमने, अभी हमने ये कहा कि जब क्योर वर्ड को किसके रूप में यूज किया जाए, वर्ब के रूप में यूज किया जाए तो उसके बाद प्रपोजिशन क्या आना चाहिए, ऑ प्रपोजिशन आना चाहिए। क्लियर हो गई बात? यहां वर्ब है
ऑफ प्रपोजिशन आ गया। दूसरे में देखिएगा, देयर इज नो क्योर। इस वर्ड में, इस सेंटेंस में क्योर जो वर्ड है ये एक नाउन है। नो देखिएगा एडजेक्टिव है और यहां ये क्या है, नाउन है। वहां इलाज करना था और यहां क्या है, इलाज है। तो जब क्योर वर्ड को नाउन के रूप में यूज किया जाए तब उसके साथ कौन सा प्रपोजिशन आना चाहिए, फॉर प्रपोजिशन आना चाहिए। कौन सा प्रपोजिशन आना चाहिए, फॉर आना चाहिए। सेंटेंस क्या हो गया, देयर इज नो क्योर फॉर दिस डिजीज। इस रोग के लिए कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। क्योर फॉर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, क्योर फॉर लिखेंगे। तो में आगे बात, लेकिन यही नहीं, एक सेंटेंस और जानेंगे। ये देखिएगा, दिस डिजीज कैन बी क्योर्ड एंटीबायोटिक्स। ये डिजीज जो है, ये जो रोग है, ये एंटीबायोटिक्स से ठीक किया जा सकता है। क्योर का मतलब इलाज करना, ठीक किया जाना। ये जो डिजीज है ये एंटीबायोटिक्स के साथ क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में बताओ भी कौन सा प्रपोजिशन आएगा। एक बार आप थोड़ा सा सोचो, उसके बारे में फिर मैं लिखता हूं। ऐसी स्थिति में विद प्रपोजिशन का प्रयोग करना है आपको। इसका करना है विद प्रपोजिशन का। दिस डिजीज कैन बी क्योर्ड विद एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स से क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है। दिस डिजीज कैन बी क्योर्ड विद कुनीन। ये कुनीन से ठीक हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्योर वर्ड को देखा। देखो बच्चा, गड़बड़ कहां होती है, वो इस एक शब्द को याद करके जाता है कि सर क्योर शब्द आपने लिखाया और उसके साथ हमने क्या पढ़ के गए थे, हम ऑफ प्रपोजिशन पढ़ के गए थे। अब आजकल जो पेपर आ रहे हैं, जब आप देखेंगे, अभी सीईटी का एग्जाम हुआ था 2-3-4 दिन पहले ही, उस सीईटी के एग्जाम में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। इसका मतलब ये है कि अब जो एग्जाम हो रही हैं उनमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक आ रहा है, पहले से थोड़ा ज्यादा अच्छा लेवल आ रहा है। इसलिए आपको इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये आपको इस तरीके से पढ़ना है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसका आंसर तो करें। माई सिस्टर वॉज क्विकली क्योर्ड। अब यहां जो क्योर्ड है ये भी वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस जो है वो किसमें है, पैसिव वॉइस में है। वॉज के बाद में क्या लगाया हुआ, देखो क्योर्ड शब्द लगाया हुआ है, वॉज क्योर्ड। क्या लिखेंगे हम यहाँ, वर्ब है, ऑफ हर कॉल्ड। क्या लिखेंगे हम यहाँ, ऑफ लिखेंगे। समझ में आ गई बात भैया, क्लियर है। आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले इस सेंटेंस में और भी कुछ एग्जाम लेवल का होगा। क्या हो सकता है इसमें, माई सिस्टर वॉज क्विकली। ये वर्ड जो है क्विकली, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये एडवर्ब है। क्या है ये, एडवर्ब है। ठीक है, आप ज्यादा और सीख सकते हैं तो इस सेंटेंस की एक्टिव वॉइस बना सकते हैं। माई सिस्टर वॉज क्विकली कॉल्ड ऑफ हर कॉल्ड। इसकी आप पैसिव वॉइस है ये, तो आप क्या बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा क्या बनाने की, एक्टिव वॉइस बनाने की कोशिश कीजिएगा। और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करें। ठीक है भी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द बेस्ट क्योर फीवर। पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसका हमने अभी थोड़ी देर पहले आंसर कर दिया है। आप आंसर करो भी इस सब का। आप सब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ऑल ऑफ यू आर सपोज टू आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द बेस्ट क्योर। क्योर शब्द है और ये यहां जो है ये नाउन है। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता कि साहब ये नाउन है या फिर वर्ब है, तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को ठीक तरीके से तैयार कर लें। बेस्ट इससे पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद में ये क्या है, नाउन है। और क्योर शब्द को नाउन के लिए यूज किया जाए तो उसके साथ हमें किसका यूज करना है, फॉर का यूज करना है। व्हाट इज द बेस्ट क्योर फॉर फीवर। फीवर के लिए बेस्ट इलाज क्या है, तो यहां क्या आना चाहिए था, फॉर आना चाहिए। आई होप आप ठीक तरीके से इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैनी पीपल हैव डाइड। बहुत सारे लोग के मर गए हैं। मलेरिया, बीट अ फ्यू, थोड़े से लोग के ओवर ईटिंग। डाई वर्ब है, कौन सी वर्ब है, डाई वर्ब है, मरना। और मरने के अलग अलग कोज हो सकते हैं। मरने के अलग अलग क्या हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। और उन कारणों के आधार पे
अलग अलग प्रकार के प्रपोजिशंस यूज किए जाते हैं। ठीक है, डाई वर्ब है, वर्ब का मतलब मरना। एक तो मरना क्या है, किसी डिजीज की वजह से, किसकी वजह से भी, किसी डिजीज, रोग या इलनेस की वजह से, तो उसमें क्या लिखेंगे, डाइड ऑफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, डाइड ऑफ लिखेंगे। ठीक है, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो किसी प्रकार का अन्य डिजीज हो, एड्स हो, कुछ भी हो, तो हम क्या लिखेंगे, ऑफ लिखेंगे। ठीक है, तो डाइड ऑफ डिजीज ही लिख देता हूं मैं। और डिजीज में आप कुछ भी लिख सकते हैं आगे, फीवर हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, एड्स हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डाइड ऑफ, एक तो चीज समझ में आ गई। दूसरा है, डाइड के बाद में यदि हैंगर शब्द हो या फिर हैंगर, भूख या फिर ओवर ईटिंग हो, भूख या फिर क्या हो, ओवर ईटिंग हो, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, फ्रॉम मिलेंगे। ये नोट कर लेना कहीं भी आप लोग, ताकि आप लोगों को जब एग्जाम में ऐसा कुछ पूछ लिया जाए तो बिल्कुल ठीक तरीके से आप उसका क्या कर सकें, आंसर कर सकें। ठीक है, एक वर्ड आता है फॉर। अभी तो हमने लिखा ऑफ, फिर क्या लिखा, फ्रॉम लिखा, फिर आता है एक फॉर। फॉर यानी होता है किसी कारण की वजह से, जैसे ही डाइड फॉर हिज कंट्री, ही डाइड, ही डाइड फॉर के लिए, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वो अपने देश के लिए मारा गया, अपनी जान नौछावर कर दी। ही ले डाउन हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री, उसने अपने देश के लिए अपनी जान क्या कर दी भाई, नौछावर कर दी। तो ले डाउन फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अपने देश के लिए जान, बलिदान कर देना। तो डाइड फॉर होता है। ठीक है, डाइड इन आता है एक, दे डाइड इन पॉवर्टी, POVERTY, पॉवर्टी, वे लोग गरीबी में ही मर गए। बहुत सारे लोग के गरीबी में मर जाते हैं। मैनी पीपल डाई इन पॉवर्टी, बहुत सारे लोग किस में मर जाते हैं, गरीबी में मर जाते हैं, डाई इन पॉवर्टी। ठीक है, हिज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट, उसके पिताजी एक एक्सीडेंट में खत्म हो गए। हिज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट, हिज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट वगैरह में मरने के लिए क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। तो डाई वर्ब समझ में आ गई होंगी आपके। रॉक के लिए क्या लिखेंगे, ऑफ लिखेंगे। हैंगर या फिर ओवर ईटिंग, भूख से मरना या ज्यादा खा के मरना, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, फ्रॉम लिखेंगे। फॉर किसके लिए लिखेंगे, देश के लिए या फिर किसी अन्य कोज के लिए, किसी अच्छे नोबल कोज के लिए कोई जान दे देता है उसके लिए क्या लिखेंगे, फॉर लिखेंगे। पॉवर्टी या फिर एक्सीडेंट जैसी किसी स्थिति में मरना क्या कहलाता है, इन कहलाता है, डाइड इन कहलाता है। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। और अब इसमें आप लोग आंसर देख सकते हैं, डाइड ऑफ मलेरिया फ्रॉम ओवर ईटिंग। ऑफ और फ्रॉम यही है, तो इसका पहला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर है ये चीजें, आगे बढ़ चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन नंबर 5। आर सिस्टर वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक, क्या लिखेंगे, इन ब्लैक। ड्रेस वगैरह के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। ही वॉज इन हिज ब्राइडल ड्रेस, सी वॉज इन हर ब्राइडल ड्रेस, वो अपनी दुल्हन के जोड़े में थी। सी वॉज इन हर ब्राइडल ड्रेस। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन लिखेंगे। इन स्कूल यूनिफॉर्म, दे ऑल वर इन स्कूल यूनिफॉर्म, वे सब के सब क्या थे, स्कूल यूनिफॉर्म में थे। तो आप किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है अभी, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ, इन लिख देंगे। इन इसमें ये है, छोटे छोटे सेंटेंस हैं लेकिन आप लोगों को इनको ध्यान से समझने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रमेश वेजेस, वेजेस का मतलब होता है उसका इन्यूमरेशन, उसका पैसा। आर सो स्मॉल, इतने स्मॉल हैं, दैट की ही कैन स्केर्सली, वो मुश्किल से लीव देम, तो ही लीव्स सिटिंग अदर्स। देखो, लिव ऑन का मतलब होता है किसी पे निर्भर रह के जीवन यापन करना। ठीक है, जैसे काउज लिव ऑन ग्रास, काउज लिव ऑन ग्रास, गाय जो है वो किस पे जिंदा रहती है, घास पे जिंदा रहती है। उसी तरीके से इस सेंटेंस में था, रमेश वेजेस आर सो स्मॉल दैट ही कैन स्केर्सली लिव ऑन देम,
उसकी तनख्वाह, उसकी जो पारिश्रमिकी है वो इतनी कम है कि वो मुश्किल से ही उस पे गुजारा कर पाता है। तो लीव ऑन का मतलब ये होता है, ठीक है। सो ही लीव्स बाय चीटिंग अदर्स, इसलिए वो क्या करता है, दूसरे लोगों को चीट करके, बाई चीटिंग लिखेंगे इसमें, ठीक है। तो दोनों हो गया, एक ऑन होगा और एक क्या हो गया, बाई हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अभी आगे देखिएगा, इसमें सो दैट का यूज भी है, तो ये भी आप ध्यान रखें कि जब सो का प्रयोग किया जाता है तो उसके बाद में नेक्स्ट क्लोज जो होती है वो दैट से शुरू होती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, फ्लावर इज मैट, बीट एंड हर ड्रेस इज मैट, क्या बताइएगा अभी क्या आएगा। फ्लावर इज मैट, इस सेंटेंस का देखिएगा, इज मैड फ्रॉम व्हीट, मैड फ्रॉम व्हीट, ये मैंने पहले भी कई बार करवाया है। और इज मेड ऑफ सिल्क, ठीक है। मेक वर्ब है, ध्यान से समझेंगे आप सबके सब बच्चे, मेक वर्ब है और इस वर्ब से, यानी इसका मतलब बनाना है। जब कोई किसी चीज से बनती है तो उसकी दो प्रक्रियाएं हो सकती है, जैसे दिस चेयर इज, दिस चेयर इज मेड ऑफ आयरन, ये लोहे की बनी हुई है। मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी की बनी हुई है। मेड ऑफ प्लास्टिक, ये किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में मेड के साथ किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे, यानी इसमें आयरन, वुड और प्लास्टिक अपने मूल रूप में भी रहती हैं, ठीक है। और दूसरी होती है जब इंग्रेडिएंट्स, यानी जो जिस चीज से मिलकर बनती है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं, जैसे वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स लिखेंगे, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स लिखेंगे अपन। वाइन किससे मिलती है, ग्रेप्स से मिलके बनती है। व्हीट इज मेड फ्रॉम, सॉरी, फ्लावर इज या फिर ब्रेड, एक ही बात है। ब्रेड इज मेड फ्रॉम व्हीट, ठीक है। तो ये फ्रॉम का प्रयोग होगा, आसान है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। तो यहां अपन क्या लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे व्हीट, और यहां क्या लिखेंगे, ऑफ सिल्क लिखेंगे। आटा जो है वो किससे बना हुआ है, गेहूं से बना हुआ है, और उसकी ड्रेस जो है वो किससे बनी हुई है, सिल्क से बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, आई प्रीफर अ प्ले, आई प्रीफर अ प्ले, मुझे एक प्ले ठीक है, पसंद ज्यादा है, टू पोइट्री, प्रीफर के साथ किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, अब तो ये बहुत कॉमन सेंटेंस हो गया है। अब तो आप में से ज्यादातर बच्चों को प्रीफर के बारे में जानकारी होगी ही होगी, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है। तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रीफर टू, आई प्रीफर कॉफी टू टी, आई प्रीफर, आई प्रीफर कॉफी टू टी, टी की बजाय मुझे क्या पसंद है, कॉफी पसंद है। आई प्रीफर, प्रीफर का मतलब होता है टू गिव प्रियोरिटी टू, किसी चीज को प्राथमिकता देना, टू गिव प्रियोरिटी टू, ठीक है। यहां प्ले जो है वो नाउन है, प्ले जो है वो नाउन है, जिसका मतलब यहां नाटक से है प्ले का मतलब, ठीक है। अगर आपको ये सेंटेंस समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत आ जाएगी। प्ले का मतलब नाटक है, प्ले का मतलब खेलना होता है, वो अलग बात है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, रानी इज वेरी प्राउड her son, she takes pride his every achievement, दो वर्ड यूज हुए हैं इसमें, एक वर्ड है प्राउड, ये प्राउड शब्द है, और एक शब्द है प्राइड। तो पहला काम जो आप लोगों का है वो ये है कि आप पे प्राउड और प्राइड दोनों के पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे, बताएंगे भी, बताओ फिर, लिखें फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। लिख दिया भी सबने। प्राउड जो शब्द है ये आपका शब्द है एडजेक्टिव, प्राउड, प्राउड शब्द जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है, प्राउड, ये एडजेक्टिव है। ही इज
प्राउड ऑफ हर वेल्थ। ही इज, सी लिख देते हैं, सी इज प्राउड ऑफ हर वेल्थ। तो प्राउड क्या है? एडजेक्टिव है। प्राइड जो है ये नाउन है। ये क्या है? नाउन। कई बार तो एग्जाम में इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पूछ लेते हैं, बहुत सी बार इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच एग्जाम में पूछे हुए हैं। देखिएगा, अगर हमने किसी चीज को सेंटेंस में से बाहर निकाल के आप लोगों के लिए अलग से लिखा है, इसका मतलब आप ये समझ जाइएगा कि उसका एग्जाम से कोई तालमेल रहा है, एग्जाम से उसका लेना देना है, इसलिए आपको वो बात अलग से समझाई जा रही है, इसलिए आप उस पर विशेष ध्यान देंगे। प्राइड जो है ये नाउन है। टेक्स देखिएगा ये वर्ब है। सी टेक्स ये आपकी वर्ब हो गई, और इस वर्ब के बाद में ये प्राइड जो है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। प्राइड क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, प्राउड के बाद में ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। प्राउड के बाद में किसका? ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्राइड के बाद में इन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया। सी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी। सी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी। सी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी। क्या लिखेंगे अपने यहां? इन लिखेंगे। समझ में आ गई होगी बात? तो मुझे लगता है कि इस सेंटेंस को भी आपने समझ लिया होगा। सी इज वेरी प्राउड ऑफ हर सन। वो अपने बेटे का बहुत गर्व करती है। सी टेक्स प्राइड इन हिज एवरी अचीवमेंट। वो उसके हर उपलब्धि में अभिमान करती है। तो ये क्या आ जाएगा? इसमें इन आ जाएगा। इन हिज एवरी अचीवमेंट। क्लियर है भाई? दोनों चीज समझ में आ गई। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। ये क्या है? ये आपकी नाउन है। इसके साथ क्या आना चाहिए? ऑफ आना चाहिए, और इसके साथ क्या आना चाहिए? इन आना चाहिए, जो कि हमने यहां लिख दिया। आप खुद भी अपने सेंटेंसेस बना के जरूर देखें। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। विच हैंड डू यू राइट? आप कौन से हाथ से लिखते हो? लेफ्ट से या फिर राइट से? वो सेंटेंस में लिखा हुआ है। विच हैंड डू यू राइट? विद आता है। इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या आता है? विद आता है। ठीक है। ये जब आप लोगों को समझाया था कि विद सीजर, विद नाइफ, विद हैंड, ठीक है, तो वहां आपको समझाया था कि इसके साथ क्या आना चाहिए? विद आना चाहिए। विच हैंड डू यू राइट विद? आप कौन से हाथ से लिखते हैं? पेन के लिए भी क्या आता है? विद का प्रयोग होता है। पेन के लिए भी किसका प्रयोग होता है? विद का प्रयोग। लेकिन इंक के साथ किसका प्रयोग होता है? इन का प्रयोग होता है। ये थोड़ा सा आप जरूर ध्यान देंगे। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इसमें तो विद आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? विद आ जाएगा। आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा, और कम से कम 500 के आसपास सेंटेंस फिक्स प्रपोजिशन के आपके पास ठीक ढंग से समझे हुए होने चाहिए। मैंने वीनस ग्रामर में 500 नहीं 550 क्वेश्चन अकेले प्रपोजिशन के दिए हैं, और इस लेवल के सेंटेंसेस है, ताकि आप लोग खूब प्रैक्टिस कर सकें। प्रैक्टिस के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। अच्छे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके जाइएगा। एक भी सेंटेंस उसमें से आपको छोड़ना नहीं है। सारे सेंटेंस करने हैं, और कम से कम 2 3 4 बार उसका रिवीजन करना है। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। इंक के साथ एक सेंटेंस लिख रहा हूं, देखो, मैं आप लिखेगा। ही साइंड, SIGNED, he signed dash 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 the document. He signed the document green ink. He signed the document green ink. दोनों जगह आप लोगों को प्रेपोजिशन भरने हैं। लिखो भाई, यहां भी और यहां भी, दोनों में प्रेपोजिशन भरने हैं। साइन वर्ब जो है उसके बाद में प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या आएगा यहां? क्रॉस। ही साइंड द डॉक्यूमेंट। एक ही बार कहते हैं कि साइंड ऑन दिस पेपर, इस पेपर पे साइन कर दो। ऐसा नहीं लिखना चाहिए। साइन ऑन दिस पेपर, साइन ऑन दिस पेपर, ऐसा नहीं लिखेंगे। क्या लिखें? साइन दिस पेपर, साइन दिस पेपर, ऐसा लिखेंगे आप लोग। क्या लिखेंगे? साइन दिस पेपर। समझ में आ गई होगी बात पे? यहां क्या लिखेंगे? क्रॉस लिखेंगे। और यहां क्या लिखेंगे? इन ग्रीन इंक लिखेंगे। साइन, ही साइंड द डॉक्यूमेंट इन ग्रीन इंक। तो यहां क्या लिख देंगे? इन लिख देंगे। तो ये भी क्लियर हो गया। क्या आना चाहिए? विद आना चाहिए। ठीक है। विच हैंड डू यू राइट विद? आप कौन से हाथ से
देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। एज सी अप्रोच्ड मी आई टर्न एंड वॉकड अवे। क्यों ही वो मेरे पास पहुंचा या पहुंची, पहुंचा है इसमें, आई टर्न, मैं मुड़ा, एंड वॉकड अवे, और मैं वहां से चला गया। इस सेंटेंस को समझने के लिए आपको 3 वर्ब समझनी पड़ेंगे। देखिएगा, एक सेंटेंस ले रहे हैं हम लोग, एक सेंटेंस में भी हम कई चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं। 3 वर्ब है, एक तो अप्रोच वर्ब है, APPR, एक तो ये वर्ब है अप्रोच, एक अराइव वर्ब है, और एक रीच वर्ब है। तीनों का मीनिंग लगभग एक जैसा ही होता है। इन तीनों से सेंटेंस बनाइएगा, इन तीनों से सेंटेंस बनाएगा। मैं लिख दूं सेंटेंस, आप लोग उनमें भर देना। द ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन, आंसर कीजिएगा भाई सब, है ना। द ट्रेन अराइव्ड द स्टेशन। फाइनली वी रीच्ड द स्टेशन। ये 2 लिखिएगा, ठीक है। ये 2 सेंटेंस आपके पास। सी, एक सेंटेंस और लिख लो चलो। सी विल अराइव इन, चलो ये अराइव न्यूयॉर्क डैश 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 नून। 3 सेंटेंस हो गए। अप्रोच का भी एक सेंटेंस लिख देंगे। दे दे अप्रोच्ड, दे अप्रोच्ड डैश डैश मी फॉर हेल्प, फॉर हेल्प। 4 सेंटेंस है, ये 4 सेंटेंस यदि आप समझ लोगे तो फिर इस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा ठीक से। 4 सेंटेंस है। पहला देखिएगा, द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। ध्यान दीजिएगा, अराइव वर्ब जो है उसके साथ प्रेपोजिशन प्रयोग किया जाना चाहिए। फिक्स पॉइंट ऑफ प्लेस है तो हमने किसका प्रयोग कर दिया, एट का प्रयोग कर दिया, अराइव्ड एट द स्टेशन। दूसरा देखिएगा, फाइनली वी रीच्ड द स्टेशन। रीच वर्ब जो है इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, लगभग दोनों का मीनिंग एक जैसा है, बोथ द वर्ड मीन्स सेम, दोनों का मतलब एक जैसा है, लेकिन यहां नहीं आएगा। फाइनली वी रीच द स्टेशन, आखिरकार हम स्टेशन पहुंच गए। फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, आखिरकार हम हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, रीच के साथ यहां नहीं लिखा हमने। ठीक, क्लियर हो गई बात भी। आगे देखिएगा, सी सेल अराइव न्यूयॉर्क। अब यहां एट न्यूयॉर्क नहीं लिखेंगे। मैं ये क्यों समझा रहा हूं कि स्टेशन के लिए तो एट लिख दिया, लेकिन न्यूयॉर्क बड़ी सिटी, इसके लिए हम क्या लिख देंगे, इन लिख देंगे, और यहां नून है इसके लिए एट लिख देंगे। सी विल अराइव इन न्यूयॉर्क एट नून, दोपहर में वो कहां पहुंचेगी। इसलिए ये मत सोचना कि हमेशा क्या आएगा, एट ही आएगा, लेकिन अराइव के साथ अक्सर क्या दिया जाता है, बस स्टैंड दिया जाता है, स्टेशन दिया जाता है, तो वहां एट आ जाता है, लेकिन हमेशा एट आए ये आवश्यक नहीं है। क्या आएगा यहां, इन भी आएगा। और दे अप्रोच्ड, यहां कुछ नहीं आएगा। दे अप्रोच्ड मी फॉर हेल्प, अप्रोच के साथ भी कुछ नहीं आएगा। तो तीनों वर्ब लगभग एक जैसी हैं, और इन तीनों वर्ब को आपको ठीक ढंग से समझना चाहिए था। मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे, और अब आप इसका आंसर कर देंगे। एज ही रीच्ड मी, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। आई टर्न्ड एंड वॉकड अवे, तो डी ऑप्शन जो है, नो प्रेपोजिशन, ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। फ्यू रिपोर्टर्स डेयर्ड, बहुत कम रिपोर्टर्स ने, ना के बराबर रिपोर्टर्स ने, लगभग किसी रिपोर्टर ने भी नहीं, डेयर टू एंटर द वॉर जोन। एंटर, अब ये एंटर वर्ब जो है ये भी कई बार परेशान कर दिया। सामान्य नियम क्या है कि एंटर के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एंटर के साथ किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए भी, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे दे एंटर्ड
द क्लासरूम विदाउट परमिशन, दे एंटर द क्लासरूम विदाउट परमिशन। वे क्लासरूम में एंटर कर गए बिना परमिशन के। एंटर्ड के साथ इनटू का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। समझ में आ गई बात भाई? तो क्या लिखा हमने यहां, एंटर के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसी तरीके से फ्यू रिपोर्टर्स डेयर टू एंटर द वॉर जॉन, क्या आ जाएगा इसमें भी, नो प्रपोजिशन आ जाएगा। ठीक है अभी एक सेंटेंस और लिखिए आप लोग, उसमें भी आपको लोगों को क्या करना है, आंसर लिखने हैं। द यूएस एंटर्ड डैश 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 यूएस। ये क्वेश्चन मैंने कल पूछा था आप लोगों को टेलीग्राम पे। मैं अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा वीनस वर्ल्ड पे रोजाना आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देते हैं, लिटरेचर के, ग्रामर के, वर्ड पावर के, खूब सारे क्वेश्चंस देते हैं, तो आप वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन दिया था मैंने, द यूएस एंटर्ड वॉर, आगे एक सेंटेंस होगा 1917। ठीक है ये था। तो इसमें तो आप लोगों को आर्टिकल भरना है, इसमें आपको प्रपोजिशन भरना है, इसमें आपको प्रपोजिशन। यूएस के साथ क्या लिखना चाहिए, द यूएस लिखना चाहिए। अब ये आपको जानकारी होगी कि यूएस के साथ आर्टिकल द का प्रयोग क्यों किया जाता है। इंडिया के साथ तो नहीं किया जाता, लेकिन यूएस के साथ किया जाता है, यूएसए के साथ किया जाता है, यूएसएसआर के साथ किया जाता है, नीदरलैंड्स के साथ किया जाता है, वेस्ट इंडीज के साथ किया जाता है, कहां कहां किया जाता है, ये सारी बातें आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। एंटर्ड वॉर इसमें कुछ नहीं आएगा, और इसमें क्या आएगा, इन आएगा, इन 1947, ये इसका होना चाहिए था। एंटर्ड का समझ गए। अब बात यह है कि एंटर के साथ इनटू का प्रयोग भी होता है। क्या समझाया, एंटर के साथ ऐसी स्थिति में नहीं होना चाहिए, ऐसी स्थिति में नहीं होना चाहिए, लेकिन कब होना चाहिए, एंटर इनटू कब होना चाहिए। देखिएगा मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप लोग भी नोट कर लें। दे एंटर्ड एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, दे एंटर्ड negotiation, negotiations. We should not enter details at this stage, at this stage. ठीक, अब ये तीन वर्ड है, यहां भी एंटर है, यहां भी एंटर है, और यहां भी क्या है, एंटर है। इन तीनों को ठीक तरीके से नोट कर लो आप। इन तीनों स्थिति में किसका प्रयोग होता है, इनटू का प्रयोग होता है। ठीक है, एंटर्ड इनटू एन आर्गुमेंट, वे किसमें फंस गए, किसमें शुरू हो गए, उन्होंने आपस में बहसबाजी करनी शुरू कर दी, आर्गुमेंट करना शुरू कर दिया, तो एंटर्ड इनटू आर्गुमेंट होता है। क्या होता है, एंटर्ड इनटू आर्गुमेंट होता है, नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं भी। एंटर्ड इनटू निगोशिएशन होता है, एंटर्ड इनटू निगोशिएशन होता है, एंटर्ड इनटू डिटेल्स होता है। हमें इस स्टेज पे आके अब इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहिए। आपने पहले कोई कर लिया कुछ एग्रीमेंट, और उसके बाद में अगर आप उसमें बहुत ज्यादा डिटेल देखते हैं तो फिर आप पे इस स्टेज पे नहीं करना चाहिए। तो क्या लिखेंगे आप, इनटू लिखेंगे। ये चीज आप कहीं भी नोट करके रख लें, हो सकता है कि इस बार एग्जाम में ऐसा कोई पूछ ले, क्योंकि ये जानकारी आप सबने ले ली है कि एंटर के साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और आप नहीं होना चाहिए ये सीख के जाओगे, वहां नहीं करके आओगे, वो ऐसा पूछ लेंगे जहां किया जाता है। ठीक है भाई, तो इसमें तो नहीं आएगा, लेकिन इन सब में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉवर्टी एग्जिस्ट व्हेन पीपल लैक द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। आंसर करो भाई, इसमें आंसर कीजिएगा। इस सेंटेंस को क्यों पूछा गया है, क्यों पूछा जाता है एग्जाम में इसको। लैक जो है, लैक वर्ड, एल ए, लैक वर्ड जो है
इसको भी दो तरीके से यूज किया जाता है, एक नाउन और एक वर्ब। ठीक है, जब इसको वर्ब के रूप में यूज किया जाए, लैक, जब इसको वर्ब के रूप में यूज किया जाए तो इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं होता है। लिख लो, नोट कर लो, कहीं भी एग्जांपल्स अपने खुद के भी बनाना, कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होता है। लेकिन जब इसको नाउन के रूप में यूज किया जाए तब इसको ऑफ प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाता है। अब दिक्कत यह है कि बहुत सारे बच्चों को तो नाउन और वर्ब में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। अब जब अंतर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उनको पार्ट्स ऑफ क्लियर करने चाहिए। जब आप एक एक बिंदु को ठीक ढंग से क्लियर करके आगे बढ़ेंगे तभी तो चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज कैसे होंगी। अब ये देखो, पॉवर्टी एग्जिस्ट, गरीबी जब अस्तित्व में आते, व्हेन पीपल लैक, यहां क्या है, ये पीपल सब्जेक्ट मान लेते हैं क्लॉज का, यानी नाउन है, और ये इसकी क्या है, वर्ब है। और जब वर्ब है तो इसका मतलब नहीं आना चाहिए। पॉवर्टी एग्जिस्ट्स व्हेन पीपल लैक द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जब लोगों को जिंदगी की जो आवश्यकताएं हैं उसकी भी कमी होती, लैक है ये। दे लैक कॉन्फिडेंस, दे लैक कॉन्फिडेंस, दे लैक, उनमें दे सब्जेक्ट है, लैक क्या है, वर्ब है, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, दे लैक कॉन्फिडेंस, तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। इसीलिए सो दे फेल्ट, सो दे फेल्ट, इसलिए वो क्या हो गए, फेल हो गए, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की क्या है, कमी है। वी लैक फंड, वी लैक, हमारे पास किसकी कमी है, वी लैक फंड्स, फंड की कमी है। सो वी कुड नॉट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, इसलिए हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सके। फंड की कमी है तो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सके, तो क्या है इसमें, लैक यहां क्या है, वर्ब है, कोई प्रपोजिशन। लेकिन यदि यही सेंटेंस ऐसे लिखा जाता, द प्रोजेक्ट फेल्ड बिकॉज ऑफ, द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट फेल्ड बिकॉज ऑफ द लैक फंड्स, प्रोजेक्ट फेल हो गया किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द लैक, ये आर्टिकल द है, और यहां जो लैक है वो नाउन है, किसकी कमी से, फंड की कमी से, और नाउन है तो क्या लिख देंगे, ऑफ लिख देंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई, क्या लिखा है भाई हमने अभी तक, क्या बताया, लैक जब वर्ब हो तो उसके साथ प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करना, लेकिन जब नाउन हो तो उसके साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ फंड, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ रिसोर्सेस, ये सारे के सारे नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, मुझे ठीक से विश्वास है कि आपको ये चीजें सारी समझ में आ गई हैं। मैनी एल्डरली पीपल हैव टू कॉप विद डिसएबिलिटीज, कॉप के साथ विद आता है, कॉप विद, मुश्किल परिस्थिति को ठीक ढंग से टैकल कर लेना क्या कहलाता है, कॉप विद। He could not cope with the stress. He could not cope with the stress. वो स्ट्रेस को सहन नहीं कर पाया, ठीक तरीके से डील नहीं कर पाया। He could not cope with the stress. Could not cope with stress. Cope with होता है, ये भी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, एल्डरली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, बताओ भाई, एल्डरली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, अच्छा सेंटेंस था, और इसमें ये एल्डरली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, विच पार्ट ऑफ स्पीच, एल्डरली एडजेक्टिव है, क्या है, एल वाई लगा हुआ है, ज्यादातर एल वाई वाले शब्द क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, लेकिन ये क्या है, एडजेक्टिव है, इसीलिए पूछा जा सकता है। आप लोगों से एक क्वेश्चन और है, आप कम से कम 5 वर्ड ऐसे लिखें कमेंट बॉक्स में जो एल वाई से एंड हो रहे हैं लेकिन एडजेक्टिव है। एक मैं लिख देता हूं, एक और, एल्डरली तो लिखा हुआ, एक और लिख देता हूं, फ्रेंडली। आप सब लोगों को मैंने कम से कम 10 लिखवाए होंगे, और पूछ कितना रहा हूं, केवल 5 पूछ रहा हूं।
क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो वापस से। एलवाई से एंड होने वाले वे सब जो एडजेक्टिव हैं, फ्रेंडली का एग्जाम में पूछा हुआ है। और अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। द नाइल फ्लॉज, द नील नदी फ्लॉज द मेडिटेरेनियन सी, फ्लॉज इनटू, फ्लॉज इनटू, यानी स्थिति जब बदलती है तो किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नदी बाहर से आती है, मतलब बह के आती है और किस में गिर जाती है, समुद्र में गिर जाती है, मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गई। इनटू को भी आपको डिटेल से पढ़ना चाहिए, कहां कहां इनटू का प्रयोग करना चाहिए। जब सिचुएशन चेंज होती है तो इनटू का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चंस। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन 15 में से आपके कितने सही हुए और कितने नए कॉन्सेप्ट आपने सीखे। आपको जो हमने आज होमवर्क दिया, कुछ क्वेश्चंस पूछे, उनके आंसर जरूर कीजिएगा। और यदि पहली बार चैनल पे हो, निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। और अब एक और बहुत महत्वपूर्ण सूचना, ये हमारी वीनस की एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स, सेकेंड ग्रेड के लिए ये 4 बुक्स हैं। यदि आप इन चारों बुक्स को ठीक ढंग से रिवाइज कर लेते हो, 3 से 4 बार इनको कवर टू कवर पढ़ लेते हो, तो आपको सेकंड ग्रेड में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये सेकंड ग्रेड के लिटरेचर की बुक है, लिटरेचर की कंप्लीट थियरी है इसमें। आपके मूवमेंट्स हैं, एजेज हैं, इंडियन लिटरेचर है डिटेल से, और फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह सब हैं। और कितने, कम से कम 1700 क्वेश्चंस हैं, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आपको लिटरेचर के लिए बुक जरूर करनी चाहिए। ये वीनस ग्रामर है जिसमें 6000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। आज जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो सारे के सारे इस बुक में दिए हुए हैं, और ये आपको जरूर लेनी चाहिए। ये पेडागोजी की बुक है, सेकंड ग्रेड के लिए और रीट मेंस दोनों के लिए है। मेथड की बुक है, इसमें कंप्लीट थ्योरी है और 650 इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन, और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। और ये सोल्ड पेपर है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सोल्ड पेपर है। इसी तरीके से ये बुक्स हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए। फर्स्ट ग्रेड के लिए ये सोल्ड पेपर यानी पीवाईक्यूज, ये बुक के इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें आरपीएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उन सब को टॉपिक वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ किया हुआ है। ये पीजी पोर्शन के लिए, फर्स्ट ग्रेड में जो पीजी वाला पोर्शन है, पोस्ट ग्रेजुएशन लिटरेचर वाला, जिसमें वेस्टलैंड कंप्लीट टेक्स्ट के साथ, पैराफ्रेजिंग के साथ, पीवाईक्यूज के साथ, उनके एक्सप्लेनेशन के साथ, द बर्थडे पार्टी कंप्लीट टेक्स्ट है, उसकी सारी चीजें हैं, और पीवाईक्यूज हैं, एमसीक्यूज है, एक्सप्लेनेशन के साथ, क्राई द पीकॉक, वैराइटीज ऑफ, यानी ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और इसी प्रकार से ये मैकबेथ और एज यू लाइक इट भी आपके पास नहीं है, और यदि आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। इनमें से किसी भी बुक आपको बाई करनी हो तो अपने आसपास के जो बुक सेलर्स हैं आप वहां से ले सकते हैं। वो बताइएगा कि ये बुक हमें मंगवा दें यदि उनके पास नहीं है, और यदि आप ऑनलाइन मंगवाना चाहें तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी मंगवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।